नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के थाना कप्तानगंज के धनधारी गांव में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने बाप और भाई को गोली मार दी है, जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रामनारायण सिंह उम्र 75 वर्ष जो खुद ही सेना से सेवानिवृत्त थे, उनके छोटे लड़के मनीष सिंह जिनकी उम्र 40 वर्ष से घर पर रहकर पिता के साथ खेती का काम करते देखते थे। जमीनी विवाद के जिसके कारण मनोज सिंह अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। गोली लगने से मनीष सिंह और श्रीनारायण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ शियू, बुढ़नपुर लालता प्रसाद साहू, जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद सहित अनेक आलाधिकारियों की भीड़ लग गई है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आज सुबह कप्तानगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार हमरा पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार हत्या का सबसे बड़ा कारण पिता नारायण सिंह अपनी पूरी संपत्ति को अपने छोटे बेटे मनीष को देना चाहते थे। वह इस बात का विरोध मनोज सिंह द्वारा हमेशा किया जाता रहा। पिता श्रीनारायण अपने छोटे बेटे मनीष के साथ रहते थे तो मां बड़े बेटे मनोज सिंह के साथ रहती थी। पति पत्नी में भी जमीन को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। बीती रात विवाद ने तूल पकड़ लिया और मनोज सिंह ने पिस्टल निकालकर पिता श्रीनारायण सिंह व भाई मनीष सिंह की हत्या कर दी। मृतक मनीष के पत्नी कामिनी की तहरीर पर धारा 302, 7, 147, 504 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने श्रीनारायण सिंह की पत्नी श्रावती देवी को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। आइए सुनते हैं कि पुलिस अधीक्षक अनुरागारी ने क्या कुछ कहा। आज देर शाम थाना कप्तानगंज अंतर्गत धनधारी गांव में मनोज सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री नारायण सिंह ने आपस में कहासुनी के दौरान अपने पिता श्री नारायण सिंह व सगे भाई मनीष सिंह को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त के द्वारा अपने बड़े पिता की पत्नी को भी लाठी डंडे से पीटा गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। अभियुक्त मनोज सिंह पुलिस हिरासत में है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त रिटायर्ड सैनिक है। इसके पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे। 1 साल पहले लगभग ये रिटायरमेंट पर आया था। इसके सगे भाई मनीष सिंह जो मृतक हैं, इनको इसके बड़े पिता स्वर्गीय रामनारायण सिंह की पत्नी ने 6 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। आज शाम 7 बजे मनोज सिंह व इसके पिता श्री नारायण सिंह में प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच मनीष सिंह भी वहां आ गए। इस दौरान अभियुक्त ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले अपने पिता और फिर अपने भाई पे गोली चला दी, जिस वजह से ये घटना घटित हुई है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कप्तानगंज के माध्यम से की जाएगी। एमएलसी जसवंत सिंह का भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी पर आज रानी की सराय ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह राउत के समर्थकों द्वारा रुदरी मोड़ पर भव्य स्वागत किया गया। घर वापसी की खुशी में लोगों को मिठाई बांटी गई। पूर्व मंत्री व एमएलसी जसवंत सिंह की आने की सूचना पर जगह जगह ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया। रुदरी मोड़ पर शंकर जी मूर्ति पर जसवंत सिंह ने मत्था टेका। लगे हर हर महादेव के नारे भी उनको बलियार्पण करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जसवंत सिंह ने भी जन भावनाओं की कद्र करते हुए जगह जगह लोगों के स्वागत पर रुक कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। आजमगढ़ बात साहित्य जगत, विद्वता की हो या फिर सियासत की, राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश की मीडिया में आजमगढ़ का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। मौजूदा समय में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें इसलिए लगी हुई है, यहाँ 2 पूर्व मुख्यमंत्री व 1 वर्तमान मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन तीनों का 3 अलग अलग राजनीतिक दलों से नाता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की बागडोर संभाल रहे हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव इसलिए काफी अहम है कि यहाँ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर पिछले 8 वर्षों से लगातार सपा का कब्जा रहा है। 2014 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इसी आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हुए, तो दूसरी बार 2019 में उनके बेटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ से सांसद चुने गए। इस बार भी उसी सपाई कुनबे के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपने कुनबे की साख भी बचानी होगी।
भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चहेते भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार नायक व गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ पर विश्वास कर दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस चुनाव को सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार भाजपाइयों का निशाना सपाईगढ़ के किले पर है। इस किले को ध्वस्त करने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय और प्रादेशिक इकाई के साथ ही फिल्मी हस्तियां ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। आजमगढ़ को सपा की तरह बसपा का भी गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बसपा का बहुजन निराशाजनक प्रदर्शन रहा। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बार आजमगढ़ में दूसरी बार आजमगढ़ के स्थानीय प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया है। शाह आलम गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं विधानमंडल दल का नेता भी बनाया था। कुछ कारणों से पार्टी से उस दिन के लिए हटाए गए, लेकिन फिर बसपा सुप्रीमो ने विश्वास कर शाह आलम गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के लोगों के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में मौजूद रहे, जिसकी जनता में चर्चा है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो की भी इस बार इस सीट पर खासी दिलचस्पी है। इसी बार उन्हें स्थानीय प्रत्याशी होने का लाभ मिल सकता है। कांग्रेस ने आजमगढ़ से ही अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब आजमगढ़ की सियासत में आंकड़ेवार गौर करें तो आजमगढ़ सीट पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत साबित हो सकती है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। अगर हम गौर करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर, तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आजमगढ़, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन सभी को मिलाकर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का गठन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया था। इन 5 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को करीब 4,36,000 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो सपा को भाजपा से 1 लाख से भी अधिक वोट मिले। इस लड़ाई में बसपा तीसरे स्थान पर रही। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की आंकड़ों को देखें तो इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से अधिक वोट से हराया था। अखिलेश को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं निरहुआ को 3,61,000 से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे। फिलहाल कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया। जिले में लोकसभा उपचुनाव का चुनावी शोर थम गया है। अब मतदाताओं को 23 जून की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। आजमगढ़ लोकसभा के 1,149 मतदान केंद्रों के 2,176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9,70,249 पुरुष व 8,67,942 महिला मतदाता और 36 अन्य मतदाता शामिल हैं। 23 जून को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, अल हिंद पार्टी से अमरावती, जनता क्रांति पार्टी से जयनाथ उर्फ जयनाथ चौहान, प्रगतिशील समाज पार्टी से धीरज, मौलिक अधिकार पार्टी से रविंद्रनाथ शर्मा, सरवर पार्टी से सरवर अली और निर्दलीय अम्बरीश कुमार विजेता, पंकज कुमार यादव, रमाकांत यादव, राजीव कुमार सिंह एवं वीरेंद्र कुमार सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों को देखें तो यादव 21%, मुस्लिम 15%, दलित 20% व गैर यादव ओबीसी मतदाता करीब 18% हैं। इस लोकसभा सीट में आजमगढ़, मुबारकपुर, सगड़ी, गोपालपुर व मेहनगर विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आजमगढ़ लोकसभा में वर्ष 2019 के चुनाव के समय सपा बसपा का गठबंधन था, जिसमें अखिलेश यादव को 6,21,000 और भाजपा के दिनेश लाल यादव को 3,61,000 मत मिले थे। स्थिति साफ है कि वर्ष 2019 में यादव मुस्लिम के साथ दलित वोट भी सपा के साथ था, लेकिन इस समय दोनों पार्टियां अलग अलग होकर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार आजमगढ़ लोकसभा में मुस्लिम मत निर्णायक होगा। सपा की तरफ अगर मुस्लिम मतों का झुकाव हुआ तो सपा की स्थिति मजबूत होगी। बसपा की तरफ अगर मुस्लिम मतों का झुकाव हुआ तो बसपा प्रत्याशी की मजबूती होगी। यदि मुस्लिम मतों से बिखराव हुआ तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस उपचुनाव का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और यह उपचुनाव जो जीतेगा वो सिकंदर साबित होगा। नवरपुर पुलिस ने पिकअप वाहन से 3 व्यक्तियों को रौंद कर मारने वाले का 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आविदका रीना पत्नी संतोष ने, जो इसरपार खास थाना तैबरपुर जनपद आजमगढ़ की निवासी है, उन्होंने थाने पर शिकायत की थी कि 20 जून को
लगभग रात को 10 बजे अभियुक्त सूरज पुत्र फलधारी ग्राम चांदपुर कुशमहरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ का जानबूझकर पिकअप से हमारे सामने घर के सामने दरवाजे पर बैठे लोगों को जोरदार धक्का व टक्कर मारते हुए निकल गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। काफी लोग घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तो लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में सभी पार्टियों ने काफी मेहनत की। वही आज चुनाव प्रचार थमने के बाद समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में लोकसभा प्रत्याशी बनाए के धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे भेंट की और उनका धन्यवाद अभिवादन किया। तो वही मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि आजमगढ़ की जनता के बीच हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि हम छोटे हैं, अपने घर में हार नहीं सकते, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं छोटा हूं तो मुझे ज़्यादा वोट मिलेगा, ज़्यादा प्यार मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैंने आज चुनाव प्रचार बंद किया है और मैं अब कल होने वाले चुनाव में अपने माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों से अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी बेटी को विजय बनाए। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, वरिष्ठ नेता रमाकांत यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, कृष्ण यादव, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार के साथ कई बड़े नेताओं ने आज सरफुद्दीनपुर, बलरामपुर, हाफिजपुर कई जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने, सुनिए। सर कल मतदान होनी है, आज लास्ट दिन है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या करना चाहिए? बहुत समर्थन मिला और अब तो चुनाव का प्रचार थम चुका है, सब लोग वोट डालने की तैयारी में हैं। मुझे यकीन है आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद हमेशा पार्टी को मिला है, इस बार भी मिलेगा और मैं छोटा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं ज़्यादा मिलेगा। सर लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जी कोई संदेश नहीं दिए लोगों को, उनके बिना संदेश के हम सब घूम रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में ही पूरा चुनाव चल रहा है। पार्टी की हमारी लीडरशिप ने इतना शानदार यहाँ काम किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वयं आने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ हमारी आजमगढ़ पार्टी की उपलब्धि है कि इतना शानदार काम किया है। किसे टक्कर मार रहे हैं सर लास्ट दिन है क्या? कोई टक्कर नहीं, आजमगढ़ वालों ने कभी समाजवादियों को टक्कर में आने कहाँ दिया। पहला स्थान सुरक्षित रखा, दूसरे तीसरे लोग लड़ते झगड़ते रहे, कोई चिंता नहीं उसकी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अभी किला ढहेगा और वो 26 तारीख को पता चलेगा 26 को पता चलेगा। जनपद में कोतवाली पुलिस ने आज अवैध तमंचा व खोखा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मधुसूदन चौरसिया पुलिस ने पुलिस बल के साथ 21 जून को न्याय नगर बांधा से मुकदमे से संबंधित अभियुक्त ओस्मान उर्फ छोटू पुत्र वसीम कुरैशी निवासी पुल बाज बहादुरपुर जुबेर अखाड़ा वाले के सामने थाना कोतवाली आजमगढ़ को गिरफ्तार कर एक कब्जे से एक तमंचा व एक कारतूस बरामद किया है और पुलिस अब इसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खबर आपको थाना कोतवाली से दिखा रहे हैं, आजमगढ़ की कोतवाली से दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस ने अवैध तमंचा व खोखा कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया। इस दौरान कोतवाल के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधीक्षक के निर्देश पर बिदरियागंज पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादी अमन मोदनवाल पुत्र भारत मोदनवाल निवासी नया चौक थाना बिदरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाना पर शिकायत की गई थी कि ऋतिक यादव पुत्र कालीचरण यादव निवासी शिवनगर वार्ड नंबर 7 थाना बिदरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने खुद के फेसबुक आईडी रंगबाज ऋतिक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य सम्राट नेताओं के फोटो को लगाकर अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग एवं अश्लील सामग्री प्रकाशन व वीडियो स्टेटस लगाकर पोस्ट किया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस को इस युवक की काफी तलाश थी और आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर स्थानीय क्षेत्र के गौरा गांव स्थित मंगलवार को अवसर था दिवंगत आत्मा श्रीमती शांति सिंह पत्नी पूर्व सेवानिवृत्त प्रवक्ता राम अवध सिंह की 13वीं श्राद्ध का, जिसमें हजारों लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने का। बताते चले कि गौरा गांव के पेशे से सेवानिवृत्त प्रवक्ता जयनगर जिगनी से वर्ष 2004 में अवकाश प्राप्त किया था, जिनकी पत्नी श्रीमती शांति देवी जो गांव के लोगों में अपनी उदारता और लोगों के दुख सुख में समान रूप से सहभागिता करने वाली और हृदयता के लिए जानी जाने वाली श्रीमती शांति का निधन 8 जून 2022 को हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में आज श्रद्धांजलि और 13वीं का कार्यक्रम आयोजन किया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, भाजपा के जलभरत सिंह, पूर्व फौजी महेंद्र सिंह, पूर्व प्रवक्ता राम जन्म सिंह, दिनेश सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, संतोष सिंह, विवेक सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
आजमगढ़ पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आजमगढ़ जनपद के रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डा में आने वाले यात्रियों व मौजूद लोगों को साइबर क्राइम से बचने के तरीकों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताया गया एवं जागरूकता संबंधित पंपलेट का भी वितरण किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर स्टिकर एवं पंपलेट चस्पा भी किया गया। खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर साइबर थाना ने बस अड्डा और रेलवे स्टेशन में आने जाने वाले यात्रियों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए। उन्होंने कहा है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में वो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और सुविधा भी इसका उठा सकते हैं। आजमगढ़ जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत और अवैध रूप से संचालित किसी भी कार्य को रोकने के दृष्टिगत एसपी चंदौली थाना सकलडीहा की पुलिस द्वारा अवैध रूप संचालित नकली फैक्ट्री से भिन्न नामी कंपनियों के रैपर व खाली डिब्बा व सामग्री सहित मिश्रित नकली वस्तु बरामद की। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध रूप से लोग नकली फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। आज पुलिस ने इनका भंडाफोड़ कर दिया और एसपी चंदौली के निर्देश पर थाना सकलडीहा पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर लिया है और इस फैक्ट्री से जुड़े सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है।